रीबर्थ ऑफ मैड किंग एपिसोड 10। नहीं स्वामी, आहा। अविका डरते हुए चिल्लाए और फिर रोने लगी। ध्वंस उसे अपनी लाल आंखों से देख रहा था। वह गुस्से में था, मगर जब उसने देखा कि अविका बहुत ही ज्यादा डर रही है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वो बेड से नीचे उतर गया और सोफे के पास जाकर उसने अविका को अचानक से गले लगा लिया। अविका उससे चिपक गई और उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी। ध्वंस के आगोश में वह धीरे धीरे शांत हो रही थी। ध्वंस को अपने दिल के एक कोने में दर्द महसूस हो रहा था, मगर उसने अपनी इस भावना को अपने अंदर ही दबा लिया और फिर से कठोर हो गया। उसने अविका के बालों को सहलाया। 5 मिनट बीत चुके थे। अविका अब धीरे धीरे सिसक रही थी, मगर उसकी पकड़ ध्वंस पर वैसी ही थी। ध्वंस उसके अंदर के डर को महसूस कर पा रहा था। उसने अविका को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ लेकर जाने लगा। जमीन पर कांच बिखरे हुए थे और कुछ कांच के टुकड़े ध्वंस के पैरों में चुभ गए, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अविका को बेड पर लिटा दिया, पर अविका उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। ध्वंस ने उसके बालों को सहलाते हुए बहुत ही आराम से कहा, स्वामिनी, मेरी तरफ देखो। अविका को लगा कि अगर इस बार उसने ध्वंस की बात नहीं मानी तो वह फिर से गुस्सा करेगा, इसलिए उसने अपने ऊपर काबू पाया और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी और गालों पर आंसू बहे जा रहे थे। ध्वंस ने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर एक किस किया। फिर वह गहरी आवाज में बोला, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? अविका ने धीरे से सिर हिलाया और सोफे की तरफ देखा जहां कांच के टुकड़े फैले हुए थे। फिर उसने ध्वंस को देखा। ध्वंस ने उसके गालों को सहलाकर प्यार से कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? या तुम किसी चीज को लेकर टेंशन में हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अविका हैरान थी। वो सोच रही थी कि कुछ देर पहले उसका स्वामी गुस्से में शैतान जैसा बन चुका था, और अब अचानक से वह एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार कर रहा है। मगर वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ध्वंस ने उसे कंफर्ट करने के लिए दोबारा गले लगा लिया। उसने अविका के बालों में अपने हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम मुझसे कोई बात छुपाओगी तो इससे हमारे बीच की दूरियां ही बढ़ेंगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस वक्त ही मुझे सब कुछ बता दो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हो सकता है मैं तुम्हारी टेंशन को दूर कर सकूं। ये सुनकर अविका ने केवल एक शब्द कहा, चाशनी। चाशनी के जिक्र से ध्वंस को सारा माजरा समझ आ गया। उसने अपने माथे को अविका के माथे से सटाते हुए गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम चाशनी के कारण परेशान हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसके आते ही मैं उससे शादी कर लूंगा? अविका ने अपनी नजरें नीचे कर ली और सिर हिलाकर सहमति दी। ध्वंस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, मगर इस बार उसने गुस्सा नहीं किया। अचानक उसकी धीमी हंसी रूम में गूंजने लगी। अविका ने हैरानी से उसे देखा क्योंकि ध्वंस कभी हंसता नहीं था। वह मासूमियत से बोली, शादी कर लेंगे? जवाब पाने के लिए उसने उम्मीद भरी नजरों से ध्वंस को देखा। ध्वंस काफी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, मगर कोई जवाब नहीं दिया, जिससे अविका की चिंता और बढ़ गई। वह अच्छे से बैठते हुए बोली, स्वामी, कहिए ना। ध्वंस उसके हाथ को पकड़कर उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा अगर चाशनी कभी मेरे सामने आ गई तो? अविका अपनी उंगलियों को उसके हाथ से छुड़ाने लगी, मगर ध्वंस ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था। अविका आनवी की बात को याद करके निराश होकर बोली, आप चाशनी से अत्यंत प्रेम करते हैं? ध्वंस ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, अच्छा, मैं चाशनी से प्यार करता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? अगर तुम मुझे ना बताती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं किसी चाशनी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, जिसकी शक्ल तक मुझे याद नहीं। अविका को सच में लगने लगा कि ध्वंस चाशनी से बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो सिर झुकाते हुए बोली, माता श्री ने बताया। अविका के इतना कहने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ध्वंस को अविका के चेहरे पर जलन और दर्द दोनों नजर आ रहे थे, लेकिन वह उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि अविका पहले से बहुत रो चुकी थी। उसने अविका के सिर पर हल्के से थपकी दी, जिससे अविका संभल नहीं पाई और बेड पर गिर गई। अविका उठती इससे पहले ही ध्वंस ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और कान में फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है एक 3 साल के बच्चे को, जिसने दुनिया भी नहीं देखी, उसे किसी से प्यार हो सकता है? मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि यह चाशनी कौन है, लेकिन ये तुम्हारे परिवार से है,
तुम भी तो परिहार परिवार से हो ना, और चाशनी भी परिहार परिवार से है। क्या तुमने कभी किसी के मुंह से चाशनी नाम सुना है? अविका ये सुनते ही चौंक गई कि चाशनी उसी के परिवार से है। उसने हैरानी से ध्वंस को देखा। ध्वंस ने कमरे की लाइट बंद कर दी और चादर को दोनों के ऊपर डाल दिया। फिर अविका को जकड़ते हुए वार्निंग दी, अब कोई सवाल नहीं, चुपचाप सो जाओ और भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना इस बार तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। ध्वंस को गुस्से में देखकर अविका ने चुपचाप मुंह बनाते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अविका सो गई, मगर ध्वंस को नींद नहीं आ रही थी। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया था। वो अपने सिर पर एक हाथ रखकर ऊपर की तरफ देख रहा था। काफी देर बाद वो धीरे से बुदबुदाया, चाशनी परिहार, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगली सुबह विध्वंस, ध्वंस, विनाश और विनाशक चारों बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपनी जेब में हाथ डालकर लिविंग एरिया में आए, पर सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें छोटी हो गईं। लगभग 8 से 10 कमांडो कुछ ढूंढ रहे थे और उनके साथ आनवी भी थी। आनवी उन सभी को ऑर्डर दे रही थी, ढूंढो, जल्दी ढूंढो, वो आसपास ही होगा। फिर उसने परेशान होकर आवाज लगाए, टोजो, कहाँ हो तुम, टोजो? विध्वंस और विनाशक के चेहरे के भाव बदल गए, जबकि ध्वंस और विनाश एक दूसरे को घूरने लगे और नीचे आ गए। ध्वंस ने आनवी के कंधे पर हाथ रखकर कंफ्यूज होते हुए पूछा, मॉम, ये टोजो कौन है? आनवी ने परेशान होकर इधर उधर देखते हुए कहा, वो तुम्हारा भाई है, पता नहीं कहाँ भाग गया है। जब से होश में आए हूं, मुझे कहीं नहीं मिल रहा, कहीं बादशाह ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? ध्वंस और विनाश फिर से कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। वही अविका मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा के बाद उसने माता रानी को प्रसाद चढ़ाया और आरती की थाल लेकर बाहर आने लगी। उसने आज ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, उसके सिर पर पल्लू था और वो आज खुश थी। जैसे ही ध्वंस, विनाश, विनाशक और विध्वंस की नजरें अविका पर पड़ी, तो चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर इधर उधर देखने लगे। विनाशक आर्या को ढूंढने लगा, वहीं विध्वंस एटीट्यूड के साथ चलते हुए आनवी के पास खड़ा हो गया। ध्वंस उसके बगल में था। विध्वंस धीरे से मगर कठोर भाव से बोला, अपनी वाइफ को संभालो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मेरे पैर छुए, क्योंकि मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। ध्वंस ये सुनकर विध्वंस को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, तो क्या आप खुद को जवान समझते? वैसे आप मेरी मॉम से कितने बड़े हैं? मैंने सुना है आप उनसे 13 साल बड़े हैं। आप तो मॉम के लिए भी बूढ़े हैं, मैं तो फिर भी आपका बेटा हूं। विध्वंस को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर वो शरारती मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम मेरे बेटे हो तो मुझे डैड कहो। ध्वंस चुप रहा, तो विध्वंस ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। चलो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं, अपनी वाइफ को संभालो, वो इधर ही आ रही है। तुम उसके स्वामी हो, तो उससे कहो कि वो केवल तुम्हारे पैर छुए। ध्वंस उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन विध्वंस गुस्सा नहीं करता, बल्कि आनवी के कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से बोला, बाबी डॉल, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं? ये दोनों कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेन पीने लगे हैं, इसलिए हाइट बढ़ है, पर तुम्हें नहीं लगता ये लोग कुछ ज्यादा ही घर पर रह रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो किंडरगार्टन के टीचर गुस्सा हो जाएंगे। देखो, ये अभी भी किंडरगार्टन नहीं जा रहे हैं। एक अच्छे पेरेंट्स होने के नाते हमें इन्हें वहां तक छोड़कर आना चाहिए। ये सुनते ही ध्वंस और विनाश एक दूसरे को देखने लगे। ध्वंस कुछ कहने ही वाला था कि विध्वंस उसके कान में फुसफुसाया, मुझे डैड कहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वहीं अविका बारी बारी से सभी को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सबसे पहले किसके पैर छुए। विनाशक सबसे आगे था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर जाने लगी। ये देखकर विध्वंस, विनाश और ध्वंस ने अपने कंधे उचकाए और एक दूसरे को देखने लगे। विनाशक ने इधर उधर देखते हुए ठंडी आवाज में आर्या को पुकारा, मिस फायर, वेयर आर यू? वो जल्दी से किचन की ओर जाने लगा, तो अविका उस तरफ बढ़ने लगी जहां ध्वंस, विध्वंस और विनाश खड़े थे। अविका को अपनी ओर आते देख तीनों की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। तभी आनवी भी गुस्से में ध्वंस और विनाश को घूरते हुए बोली, तुम दोनों घर में क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें किंडरगार्टन नहीं जाना है? मैं अभी तुम्हारा बैकपैक करती हूँ, तब तक तुम लोग तैयार हो जाओ। आनवी दोनों का बैकपैक करने के लिए चली गई और सामने से ही अविका आरती की थाल लेकर मुस्कुराते हुए उन तीनों की ओर बढ़ रही थी। विध्वंस, ध्वंस और विनाश। अविका मुस्कुरा रही थी। वो विनाश, ध्वंस और विध्वंस के सामने खड़ी हो गई।
जब विध्वंस वहां से जाने लगा तो अविका की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने परेशान होकर कहा, पिताश्री ठहरिए। विध्वंस रुक जाता है। आनवी जो बैग लेने जा रही थी वो भी रुक वापस आ जाती है। वो कंफ्यूज होकर अविका को देखती है और विध्वंस के पास आकर खड़ी हो जाती है। अविका मुस्कुराते हुए विध्वंस और आनवी से कहती है, पिताश्री माताश्री सुप्रभात। आनवी कंफ्यूज होकर बोली, कौन सा भात? वो सभी को देखने लगती है। विध्वंस उसे शांत रहने का इशारा करता है पर आनवी चुप नहीं रहती। वो ध्वंस से कहती है, अभी अभी चाशनी ने भात कहा, क्या उसे भूख लगी है? पर ध्वंस कोई जवाब नहीं देता तो वो अविका से पूछ लेती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? अविका थोड़ी कंफ्यूज होती है लेकिन फिर प्यार से बोलती है, माताश्री भोजन नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इतना कहकर वह झुकती है और आनवी के पैर छू लेती है। आनवी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अविका अभी भी नीचे बैठी थी। जब आनवी ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया तो वो उदास हो गई। वो अपने सिर को ऊपर करती है और उदास होकर बोली, माताश्री आशीर्वाद दीजिए। आनवी अपने नाखून से चबाते हुए कुछ सोचती है और बोलती है, अगर तुम्हें आशीर्वाद चाहिए तो तुम किचन में जाओ, वहां आशीर्वाद आटा मिल जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं है। विध्वंस अपने गले को साफ करते हुए सर्द आवाज में कहता है, उसे ब्लेसिंग चाहिए। वो तुम्हारे पैर छू रही है तो तुम्हें उसे कुछ अच्छी बातें बोलनी चाहिए। आनवी ओह करके खुश होकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा वाला आशीर्वाद दूंगी। चाशनी, जब अंश तुम्हें फिर से चॉकलेट दे तो तुम उसे मुझे दे देना, फिर मैं तुम्हें अच्छा वाला आशीर्वाद दूंगी। चलो, मैं तुम्हारा भी एडमिशन किंडरगार्टन में करवा देती हूँ, फिर तुम अंश के साथ जा पाओगी, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। कोई कुछ समझता उससे पहले ही आनवी जा चुकी थी। अविका निराश नहीं हुई। वो विध्वंस की ओर देखती है। जब विध्वंस को अपने पैरों पर कुछ महसूस होता है तो वो जल्दी से पीछे हटता है और अपने गले को साफ करते हुए रूखे स्वर में बोलता है, आह यशस्वी भवा। विध्वंस तुरंत वहां से चला गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर उसने क्या कहा था, क्योंकि विध्वंस ने संस्कृत में आशीर्वाद दिया था जो अविका को अच्छे से समझ आ गया। वो खुश हो गई और ध्वंस को देखने लगी। ध्वंस कोल्ड आवाज में बोला, मेरे पैर को छूने की जरूरत नहीं है। अविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर ध्वंस हार मानते हुए सर्द आवाज में बोलती है, ठीक है, पर मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं दे सकती। अविका उसके पैरों को छूते हुए मासूमियत से कहती है, कुछ तो कहिए। ध्वंस कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोलता है, स्टे सेफ। अविका को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए वो खुश हो गई। उसके बाद वह विनाश के पैरों को छूती है। विनाश कुछ नहीं समझ पाया कि क्या करे, तो उसने अपना पर्स निकाला और एक ब्लैक कार्ड निकालकर अविका को देते हुए ठंडे भाव से बोला, मेरे पास सिर्फ यह है। इतना कहते ही वह उस कार्ड को अविका के हाथ में रख देता है और बाहर चला जाता है। अविका हैरानी से उस कार्ड को देख रही थी। उसने आज तक कभी कार्ड से पैसे नहीं निकाले थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस कार्ड का क्या मतलब होता है। वो कंफ्यूज होकर ध्वंस को देखती है तो ध्वंस ठंडी सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम इससे शॉपिंग कर सकती हो, इसके अंदर पैसे हैं, इसकी लिमिट 50 लाख है। अविका हैरानी से कार्ड को देख रही थी, उसके अंदर पैसे ढूंढ रही थी जो कि उसे नहीं मिल रहा था। अविका मुंह फुलाते हुए कार्ड को आरती की थाली में रखती है। उसने विनाशक के पैर छुए तो विनाशक ने भी उसे काट दिया, क्योंकि विनाशक और विनाश की सोच लगभग एक ही जैसी थी। आर्या ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अविका दोनों कार्ड को आरती की थाली में रखकर मंदिर के पास रख देती है। उसने दोनों कार्ड को देखा और एक बार फिर उसमें से पैसे ढूंढने लगी। जब पैसे कहीं नहीं मिले तो उसने उदास होकर कहा, भ्राताश्री और ज्येष्ठ पिताश्री ने तो मुझे आउल बना दिया। ब्रेकफास्ट के बाद ध्वंस और विनाश जल्दी से आनवी की नजरों से बचते हुए ऑफिस के लिए जाने लगते हैं। आनवी दोनों को देख लेती है। वो गुस्से में बोलती है, तुम पढ़ाई से नहीं भाग सकते हो। मैं आज ही मॉल जाकर तुम लोगों के लिए बैग खरीदूंगी। तुम लोगों ने जानबूझकर अपना बैग छुपा दिया था ताकि मैं उसे न ढूंढ पाऊं। इतना कहकर वह जल्दी से विध्वंस के पास जाती है जो स्टडी रूम में जा रहा था। वह विध्वंस का हाथ पकड़कर कहती है, आप मुझे घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, शैतान हस्बैंड। तो मुझे अंश और विनाश के लिए बैग खरीदना है। विध्वंस ने विनाश को देखा और फिर गदाधर को कॉल करके बुला लिया। फिर अपने वॉलेट से एक ब्लैक कार्ड निकालकर आनवी को देते हुए उसने नर्म आवाज में कहा, तुम गदाधर के साथ जा सकती हो,
इतना कहकर वह और विनाशक स्टडी रूम में चले जाते हैं। अविका ने भी उस कार्ड को देखा था। ये कार्ड बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसे विनाश और विनाशक ने दिया था। कुछ सोचते हुए वो जल्दी से भागकर मंदिर के अंदर जाती है और दोनों कार्ड उठा लेती है। फिर वो आनवी के पास आकर एक्साइटेड होकर कहती है, माता श्री, मैं भी चलूंगी। आनवी हाँ कर देती है। वो लोग अलीशा को भी बुलाते हैं, लेकिन अलीशा मना कर देती है क्योंकि वो किसी काम से बाहर चली गई थी। जैसे ही गदाधर आया, आनवी, आर्या और अविका चल दिए। इत्तेफाक से माधवी भी मॉल में पहुंची थी। मॉल के अंदर पहुंचते ही वो घमंड से चारों ओर देखने लगी। मैनेजर भागते हुए आता है, उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसने घबराते हुए कहा, रानी सा, आप यहाँ पर? आपने हमें बताया नहीं, वरना आपको जो भी चाहिए था हम आपके घर पहुंचा देते थे। माधवी घमंड से बोली, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद आएगा मैं ले लूंगी। उम्मीद है तुम पैसे नहीं मांगोगे, है ना? मैनेजर डरते हुए सिर झुकाता है और धीरे से कहता है, भला आपसे कौन पैसा मांग सकता है? आप तो जोधपुर की करती धरता है। माधवी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता था जब कोई उसकी चापलूसी करता था। वह एटीट्यूड के साथ अंदर जाकर इधर उधर चीजें ढूंढने लगती है। उसने राजस्थानी घाघरा चोली पहना हुआ था और उसके आसपास उसके गार्ड मौजूद थे। आर्या, आनवी और अविका मॉल के अंदर पहुंच चुकी थी। कमांडो उनके आसपास थे। उनकी सुरक्षा के लिए गदाधर उनका ध्यान रख रहा था। वो पहले की तरह ही शर्ट पैंट पहनकर आया था। उसकी कोई मूंछें नहीं था। आनवी आर्या को लेकर बच्चों वाले सेक्शन में चली जाती है। वह ध्वंस और विनाश के लिए बैग के साथ साथ कुछ टॉय खरीद रही थी। गदाधर उनके साथ था। दूसरी तरफ अविका को एक व्हाइट कलर की शर्ट बहुत पसंद आई थी, जिसे वह ध्वंस के लिए लेना चाहती थी। पर वह फिर परेशान होकर अपने कार्ड को देखती है। उसने कस के कार्ड को पकड़ लिया और चमकती आंखों से शर्ट को देखते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने शर्ट पर हाथ रखा, अचानक एक औरत उसे रोकते हुए मुस्कुराकर बोली, यह मेरे बेटे पर बहुत अच्छा लगेगा। अविका ने चारों ओर देखा, आनवी और आर्या नहीं थी, तो उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उसने उस औरत से शर्ट छीनते हुए कहा, यह मैंने पहले लिया था। माधवी गुस्से से उसे घूरती है और दांत पीसकर बोली, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं जोधपुर की रानी सा हूं और तुम जैसे कीड़ों को मैं यूं ही मसल सकती हूँ। अविका माधवी को शर्ट नहीं देती। इसी दौरान मैनेजर भी भागते हुए आ चुका था। माधवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, मार दो इस लड़की को। इतना सुनते ही माधवी के लोग अपनी गन को निकालकर अविका के माथे पर रख देते हैं और तभी एक गोली चलती है। आह! गोली चलने की आवाज से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग डर से इधर उधर भागने लगे। मैनेजर की हालत भी खराब हो गई थी। वहीं माधवी जी जो पहले खुश दिख रही थी, जैसे ही उन्होंने देखा कि उसका एक गार्ड खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है, उसकी सारी खुशी पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे पर शौकन एक्सप्रेशन नजर आने लगे। वह आसपास देखने लगी तो उनकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था और हाथ में अब भी गन पकड़ी हुई थी। वह आदमी माधवी जी की ओर जानलेवा नजरों से देख रहा था। माधवी जी को उसकी आंखें जानी पहचानी लगी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। माधवी जी का दिल डर के कारण तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने गौर से उन आंखों को देखते हुए धीरे से कहा, कहीं तो देखा है इन आंखों को। इतना कहते ही वो लगातार उस आदमी के पूरे शरीर पर घूर रही थी। उसी समय गदाधर अपने हाथ में गन लिए धीरे धीरे चलता हुआ अविका के पास आ गया, क्योंकि जिसने गोली चलाई थी वो गदाधर था। अविका जो गोली चलने से घबराई हुई थी, उसने गदाधर की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। गदाधर ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अविका ने तुरंत अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, मैं स्वामी के लिए वस्त्र ले रही थी, पर इन दुष्ट नारी ने मुझे रोक दिया। माधवी जी की नजर अब भी गदाधर पर थी, पर अविका की बात सुनकर उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उभर आया। उन्होंने उंगली दिखाते हुए घमंड से कहा, यह मत सोचो कि अब तुम्हारे साथ कोई और है तो तुम इस शर्ट को लेकर जा सकती हो। अगर माधवी की नजर किसी चीज पर पड़ जाए तो वो चीज माधवी की हो जाती है, और अगर वो चीज माधवी को नहीं मिलती तो माधवी उस चीज को खत्म कर देती है। माधवी जी ने मैनेजर की ओर देखते हुए उसे डांटा, क्या तुम ऐसे गरीब लोगों को अपने मॉल में आने देते हो? क्या पता इनके पास खरीदने के लिए पैसे भी हो या नहीं। अगर ऐसे लोग मॉल में आते रहे तो मॉल का स्टैंडर्ड गिर जाएगा। मैनेजर तुरंत हरकत में आया और गदाधर की तरफ चेहरा करते हुए सख्ती से बोला,
क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? हमारी रानी सा नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ रुकें, इसलिए प्लीज अभी और इसी वक्त चले जाइए, नहीं तो मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। गदाधर ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए उसे देखा, जबकि अविका को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसने एक नज़र माधवी जी पर डाली, जो अब भी उसे घमंड भरी मुस्कान के साथ देख रही थी। अविका ये सब देख प्रोवोक हो रही थी। अविका ने अपने बैग से वो कार्ड निकाला जो उसे विनाश और विनाशक ने दिया था। उसने वो दोनों कार्ड मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए गुस्से में कहा, पैसे हैं। मैनेजर ने जैसे ही वो कार्ड देखे, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने दोनों कार्ड अविका के हाथ से छीनते हुए पलट पलट कर देखते हुए कहा, ये कार्ड। वह आगे कुछ कहने ही वाला था कि माधवी जी ने उसे रोकते हुए कहा, इस लड़की ने जरूर यह कार्ड चुराया होगा। मैं जानती हूं कि यह कार्ड सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो बेहद अमीर हों। ये कार्ड पूरी दुनिया में सिर्फ 10 है और इस लड़की के पास 2 कार्ड हैं। या तो इस लड़की ने ये कार्ड चुराए होंगे या फिर ये कार्ड फेक हो सकते हैं। मैनेजर, पुलिस को बुलाओ। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। मैनेजर ने अविका को गुस्से में देखा, जिससे घबराकर वो गदाधर के पीछे छिप गई। उसने घबराते हुए गदाधर की शर्ट कसकर पकड़ ली और कहा, सहायक पिताश्री, रक्षा करिए। गदाधर पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने मैनेजर के हाथ से दोनों कार्ड छीन लिए और कोल्ड आवाज में कहा, हर किसी की इतनी औकात नहीं होती कि वह इतनी अमीरी अफोर्ड कर सके, जैसे कि तुम, माधवी सूर्यवंशी। ओह सॉरी, मेरा मतलब जोधपुर की सो कॉल्ड रानी सा है, पर मेरे हिसाब से तो जोधपुर की असली रानी सा कोई और है। अभी तुमने कहा कि इसने कार्ड चुराया है, तो तुम्हारे खुद के बारे में क्या ख्याल है? तुमने तो किसी और का टाइटल ही चुरा लिया है। माधवी शॉक थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी अनजान इंसान से अपना सच सुन रही थी, जिस सच को उसने पिछले कई सालों से छिपाया था। गदाधर मुस्कुराते हुए माधवी जी को देखने लगा। तभी दूसरी तरफ से आर्या और आनवी भी अपनी शॉपिंग खत्म करके उसी ओर आ रही थी। आर्या और अनवी की नजर जैसे ही माधवी जी पर पड़ी, दोनों अपनी जगह रुक गईं और एक दूसरे को देखने लगीं। आर्या के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जबकि अनवी थोड़ी घबराई हुई थी। उसने आर्या का हाथ कसके पकड़ लिया। आर्या ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। तभी उन्होंने माधवी को कहते सुना, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी का टाइटल नहीं चुराया। मैं ही रानी सा हूं। जोधपुर में मेरा ही हुक्म चलता है, समझे तुम? ये सुनकर आर्या और अनवी दोनों हैरान हो गए, पर आर्या के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अनवी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे माधवी के पास जाकर खड़ी हो गई। आर्या ने माधवी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, काफी सालों बाद मिल रही हूं आपसे। पहले भी आप इतनी ही गिरी हुई थी और आज भी वैसे ही है। इतने सालों में 1% का भी बदलाव नहीं आया आप में। माधवी जी इस आवाज को अच्छी तरह से पहचान गई थी। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगी। आर्या और अनवी को सामने देखकर वो हक्की बक्की रह गई। उनके कदम लड़खड़ा गए। वो घबराते हुए बोली, तुम दोनों जिंदा कैसे हो सकती हो? तुम तो मर चुकी थी। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मॉल में आज क्या हो रहा है। माधवी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्हें एक पल के लिए लगा कि शायद आर्या और अनवी के भूत उनके सामने खड़े हैं, पर फिर उन्होंने अपनी आंखों को मसलते हुए जब दोबारा देखा, तो यकीन हो गया कि वे दोनों जिंदा हैं और सच में उसके सामने खड़ी हैं। माधवी का वहां और रुकना मुश्किल हो रहा था। उन्हें अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उनकी हालत देखकर आर्या हंसते हुए बोली, क्या हुआ? कहीं सदमा तो नहीं लग गया? लगना भी चाहिए। आखिरकार अब जोधपुर के लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि जिनको वे इतने सालों से रानी सा मानते आ रहे थे, वो असल में एक धोखेबाज है। तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? असली रानी सा तो अनवी है, और तुम तो सिर्फ एक नकली रानी हो। माधवी जी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अनवी ने डरते हुए आर्या का हाथ खींचते हुए कहा, आर्या चलो यहाँ से। मुझे शैतान हस्बैंड के पास जाना है। मुझे यहाँ और नहीं रुकना है। ये कहते हुए उसने माधवी जी को एक नज़र देखा और जाने की जिद करने लगी। गदाधर ने अपने कमांडोज को कुछ इशारा किया। फिर जो भी सामान खरीदा गया था, उसका बिल भरकर वे सभी बाहर चले गए। गदाधर सबको भेजकर वापस मॉल के अंदर आ गया था। सूर्यवंशी महल पहुंचने पर अनवी ने विध्वंस को ढूंढना शुरू किया, लेकिन विध्वंस और विनाशक महल में नहीं थे, इसलिए वो आर्या के पास चली गई।
इस बीच अविका अपने कमरे में बैठी ध्वंस के लिए खरीदी गई शर्ट को निहार रही थी। उसने उसे पहनकर मिरर के पास ध्वंस को इमेजिन किया और मुस्कुराई। फिर उसने शर्ट को अच्छी तरह से वार्डरोब में रख दिया और ध्वंस के आने का इंतजार करने लगी। रात के 10 बजे ध्वंस, विनाश, विनाशक और विध्वंस सूर्यवंशी महल में लौटे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं थे। ध्वंस के कॉलर के पास थोड़ा खून लगा था। वे चारों सीधे अपने अपने रूम में चले गए। ध्वंस वॉशरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो काफी देर तक वैसे ही खड़ा रहा। बाथरूम से बाहर आकर वो सीधे सोफे पर बैठ गया। उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। उसने टेबल पर रखी सिगरेट उठाई और उसे जलाकर अपने होठों से लगाया, फिर आंखें बंद कर लीं। अविका, जो बेड पर बैठी उसकी हर हरकत देख रही थी, धीरे से उठी। वो टॉवल लेकर आए और ध्वंस के पीछे खड़े होकर उसके गीले बालों को सुखाने लगी। ध्वंस ने अपनी आंखें बंद ही रखी। अविका ने बाल सुखाने के बाद एक्साइटेड होकर कहा, स्वामी, मैंने आपके लिए शर्ट खरीदी है। उसने ये कहा ही था कि नीचे से किसी के चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। ये आवाज दिल दहला देने वाली थी। ध्वंस ने अपनी आंखें खोली और अजीब तरह से मुस्कुराया। बाकी सभी लोग भी आवाज सुनकर जल्दी से हॉल में इकट्ठा हो गए और सामने का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। अन्वी डरते हुए विध्वंस के पीछे छिप गई। अविका जैसे ही वहां पहुंची, उसने भी सामने देखा और हैरानी में अपनी जगह पर रुक गई। आह बचाओ! अविका चौंकते हुए सामने देख रही थी और हाल के बीचों बीच एक औरत जख्मी हालत में बैठी थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि माधवी जी थी। उनकी हालत बेहद नाजुक थी। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सामने देखा। जब उन्होंने विध्वंस और विनाशक को जिंदा देखा तो उनका डर और बढ़ गया। पर अचानक उनके आंखों में एक चमक आ गई। रोते हुए उन्होंने विध्वंस की ओर देखते हुए कहा, वंश, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी बुआ हूं? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि जब मुझे लगा था कि हर कोई मर चुका है, मैं कितना रोई थी? इतने सालों में कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। तुम्हारी याद में मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। कुछ महीनों तक तो मैं डिप्रेशन में थी। मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। इतना कहकर माधवी जी खड़े होने की कोशिश करती है। विध्वंस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगता है। वह उनसे कुछ दूरी पर रुक जाता है, फिर अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए मुस्कुरा कर कहता है, सच में आपने मुझे इतना याद किया कि आप खाना पीना भी भूल गईं, मेरी सुकोर बुआ जी। माधवी जी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आंसू पोंछते हुए बोली, मैं तुम्हारी बुआ हूं वंश, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। शायद उस बम ब्लास्ट में तुम लोगों के अलावा इकलौती मैं ही बची थी। अब अगर मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मुझे अब भी याद है वो रात जब सूर्यवंशी महल में एक जश्न था, तुम्हारी, गदाधर, हर्षद और विनाशक की शादी थी। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई थी कि दुश्मनों ने हमला कर दिया और सब कुछ खत्म हो गया। उस हमले में कई जिंदगियां चली गईं, पर मैं खुश हूं कि तुम लोग जिंदा हो। विध्वंस अपनी नीली आंखों से उन्हें घूरते हुए मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था। उसकी मुस्कान जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब माधवी जी ने उसकी मुस्कान पर ध्यान दिया और थोड़ा घबराते हुए बोली, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? विध्वंस ने अपने कमांडो को कुछ इशारा किया तो उन्होंने एक किंग साइज सोफा माधवी जी के सामने रख दिया। विध्वंस किंग की तरह उस पर बैठ गया और अपने एक पैर को दूसरे पैर को चढ़ाते हुए बोला, मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे आप जैसा फैमिली मेंबर मिला, जो मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे तड़पते हुए देखना चाहता है। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं कि सालों पहले मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पैदा होते ही आप मुझे खत्म करना चाहती थी। सच में, आपके जितना प्यार इस दुनिया में मुझे कोई नहीं कर सकता। मेरे साथ साथ मेरे लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आपका मार्गदर्शन करने का मौका मिला। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आपसे कुछ सीखे, प्यारी बुआ। प्यारी शब्द सुनकर माधवी जी को एहसास हुआ कि उनके अंदर खून जैसे जम गया हो। तभी ध्वंस भी नीचे आ चुका था। उसने मास्क नहीं पहना था और उसे देखते ही माधवी की आंखें बड़ी हो गईं। ध्वंस और विध्वंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। दोनों की ही आंखें गहरी ब्लू थी और कंधे तक लंबे बाल थे। दोनों ही हद से ज्यादा क्रूर थे। दोनों में बस एज का डिफरेंस था। माधवी जी ने ध्वंस को देखते हुए चौंक कर कहा, तुम ध्वंस हो ना? बिल्कुल वंश पर गए हो। आओ, मुझे गले लगाओ।
इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन ध्वंस ने उन्हें नजरअंदाज किया और अविका को पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने अविका को अपने पास आने का इशारा किया। अविका धीरे धीरे ध्वंस के पास आकर खड़ी हो गई, तो ध्वंस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आराम से कहा, स्वामिनी, जब तुम अपने छोटे छोटे और कोमल हाथों से काम करती हो, तो तुम्हारे स्वामी को बहुत बुरा लगता है। इसलिए तुम्हारे स्वामी ने घर में एक नई नौकरानी रख ली है। आज से तुम्हें बस हुक्म देना है, सारे काम वह नौकरानी कर देगी। ध्वंस के शब्द बहुत जहरीले थे, जिसे सुनकर माधवी जी गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। ध्वंस ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, तो विध्वंस आईब्रो उठाकर बोला, आपको तो पता ही है मैं कितना बदतमीज हूँ। मैं जब छोटा था तभी अपनी फैमिली से दूर हो गया था। मुझे मैनर्स सिखाने वाला कोई नहीं था। वही सब मेरे बेटे के साथ भी हुआ, उसे भी मैनर्स सिखाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह भी बदतमीज हो गया। ध्वंस गुस्से में विध्वंस को घूर रहा था, लेकिन विध्वंस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आनावी विध्वंस के पास आए और उसकी शर्ट के कोनों को पकड़कर घबराते हुए बोली, शैतान हस्बैंड, आप इन्हें भेज दीजिए ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आर्या भी जल्दी से आगे आए और गुस्से में बोली, तुम नीली आंखों वाले राक्षस पहले भी ऐसे ही थे और अब भी वैसे ही चालबाज हो। इस औरत को यहाँ क्यों रखा है? ये तो जोधपुर की रानी बनने की कोशिश कर रही थी और आनवी की जगह लेना चाह रही है। माधवी जी डरते हुए बोली, नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विध्वंस ने ध्यान से माधवी जी को देखा, फिर अचानक ही उनसे पूछा, सालों पहले जिसने मेरे सीने में गोली मारी थी, वह कौन था? अगर आप मुझे सच बता देती है तो मैं आपको जाने दूंगा, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ क्या होगा। माधवी जी घबरा गईं, लेकिन झूठ बोलते हुए बोली, मुझे सच में नहीं पता वंश किसने ये सब किया है, मुझे सच में नहीं मालूम। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। विनाशक बिना भाव से बोला, प्रेसिडेंट, अब जब ये इतना कह रही हैं, तो हमें इन पर विश्वास कर लेना चाहिए। आखिर इतने सालों बाद भला ये क्यों झूठ बोलेंगी? ये सुनकर विध्वंस ने अपने कंधे ऊपर करते हुए कहा, ठीक है, मैं इन पर विश्वास कर लेता हूँ। कमांडो, इन्हें इनकी जगह दिखा दो। माधवी जी बेहद खुश होकर मन में सोचने लगी, ये लोग कितने बेवकूफ हैं, आसानी से मेरी बातों में आ गए। अब देखना मैं इन्हें कैसे उनकी औकात दिखाऊंगी। वो खुद में इतनी बिजी थी कि उन्होंने देखा ही नहीं कि विनाशक और विध्वंस के होठों पर शैतानी मुस्कान थी। कमांडो माधवी जी को लेकर चला गया। आनवी, आर्या और अविका तीनों ही गुस्से में थीं और अपने अपने पतियों को नाराजगी से देख रही थी। आर्या ने कमर पर हाथ रखा और दूसरी हाथ की उंगली से विनाशक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें बहुत चिंता हो रही थी उस चालबाज औरत की। क्या कहा था तुमने? प्रेसिडेंट, अब जब ये इतना कह रही हैं, तो इन्हें घर में रख लेते हैं। इन पर विश्वास कर लेते हैं। माय फुट। खबरदार, अगर मेरे कमरे में कदम रखा तो जाओ और उस औरत की फिक्र करो, मिस्टर रोबोटिक फीलिंग लेस मशीन। आर्या ने विनाशक की कॉपी करते हुए वो सब कहा था और गुस्से से पैर पटकते हुए चली गई। विध्वंस को देखते हुए आनवी भी गुस्साई में बोली, शैतान हस्बैंड, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने उन्हें रहने की परमिशन क्यों दी? वह फिर से हमें परेशान करेगी। मुझे भी आपसे बात नहीं करनी। आप भी मेरे रूम में मत आइएगा। इतना कहते हुए वह भी गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। विध्वंस और विनाशक अपनी अपनी पत्नियों को जाते हुए देख रहे थे। तभी उनकी नजर अविका पर पड़ी, जो गुस्से से ध्वंस को घूर रही थी। फिर दोनों ने ध्वंस को देखा। ध्वंस ने अपनी आंखें छोटी करते हुए सर्द आवाज में कहा, मुझे ऐसे मत देखिए। मेरी वाइफ बहुत ही आज्ञाकारी है, वह कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करती। इतना कहते ही ध्वंस जैसे ही मुड़ा, अविका गुस्से में बोली, उन वृद्ध पराई स्त्री ने मुझे पीड़ा पहुंचाई और आपने उन्हें इस घर में आश्रय दिया। स्वामी, आपने न सिर्फ मुझे बल्कि दोनों माताश्री को भी ठेस पहुंचाई है। मैं इसके लिए आपको कदापि क्षमा नहीं करूंगी। कृपया हमारे कक्ष में मत आइएगा। इतना कहते हुए वह भी उसी एटीट्यूड में चली गई जैसे आर्या और आनवी गई थी। आखिरकार उसने भी अपनी सास से कुछ तो सीखा था। करीब 30 सेकंड तक वहां एक शांति पसरी रही। विनाश को हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपने होठों पर हाथ रखकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। जब वह हंसी रोक नहीं पाया तो हंसते हुए बोला, किसी ने कहा था कि उसकी वाइफ बहुत आज्ञाकारी है। ये सब देखकर अब ऐसा लगता है मुझे भी सच में लड़कियों से दूर रहना होगा, वरना मेरी भी हालत ऐसी हो सकती है।
लेकिन अफसोस ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दिल पर राज करे और मुझे ऑर्डर दे। इतना कहते ही विनाश अपने बालों में हाथ फिराते हुए महल से बाहर चला गया। विध्वंस, विनाशक और ध्वंस तीनों ही उसे पीछे से गुस्से में घूर रहे थे। तभी बिना कोई भाव से ध्वंस ने कहा, क्या सच पता लगाने के लिए इस औरत को यहाँ रखना जरूरी है? विध्वंस ने अपने सिगरेट को होठों के बीच रखते हुए शांत आवाज में कहा, किसी को नहीं पता वह इंसान कौन है जिसने मुझे तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी को मारने की कोशिश की थी। ये केवल माधवी को पता है, पर अब वह इंसान मर चुका है। लेकिन उसका साइको बेटा अभी भी जिंदा है। वह जरूर दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहा होगा। उसे पकड़ने के लिए हमें माधवी की जरूरत है, क्योंकि माधवी उसके पिता को जानती थी, तो उसे भी जरूरी जानती होगी। पर ध्यान रहे, वो औरत इस महल से बाहर नहीं जा पाए। इतना कहते हुए वह और विनाशक अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब ध्वंस अपने रूम में आया तो पाया अविका ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, दरवाजा खोलो स्वामिनी। अविका ने दरवाजा नहीं खोला तो ध्वंस इस बार गुस्से में बोला, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा खुल गया। अंदर जाते ही उसकी आंखें छोटी हो गईं। अविका उसकी तरफ ध्यान नहीं देखती और न ही पहले की तरह स्वामी स्वामी करके उसके आगे पीछे घूमती है। वह अपने कपड़ों को फोल्ड करके वार्डरोब में रख रही थी, लेकिन ध्वंस के कपड़ों को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं किया। ये देखकर ध्वंस ने उसे ऑर्डर दिया, तुमने सिर्फ अपने कपड़े रखे हैं। मेरे कपड़े अभी भी बाहर पड़े हैं, इन्हें कौन रखेगा? अविका ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अविका अच्छे से अपने बालों को बनाते हुए काजल लगाती है और अपना छोटा सा साइड बैग टांग लेती है, जो उसकी कमर तक था। फिर वह रूम से बाहर निकल गई। ध्वंस उसके पीछे पीछे आता है। हाल में आर्या और आवी भी मौजूद थी। वह भी सज धज कर तैयार थी, पर ध्वंस को कुछ समझ नहीं आया। वे तीनों ही गदाधर के साथ कहीं चली गईं। ध्वंस बस उन्हें देखता रहा। शाम के लगभग 6 बज चुके थे, लेकिन आर्या, अविका और आनवी में से कोई भी वापस नहीं आया था और न ही उनके पास फोन था। विनाशक, ध्वंस और विध्वंस गार्डन में बैठे थे और इंतजार कर रहे थे। वे बार बार टाइम देख रहे थे। विनाश दूसरी बेंच पर बैठा पॉपकॉर्न खाते हुए तीनों को देख रहा था और खुश हो रहा था। यह देखकर ध्वंस ने खुद से कहा, मैं यहाँ परेशान हूँ और यह कितना खुश है। इसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह सोचने लगा कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि विनाश की सारी खुशी एक पल में ही गायब हो जाए। क्योंकि ध्वंस का मानना था, जब वह खुश नहीं रह सकता तो विनाश क्यों इतना खुश है। उसे भी बिल्कुल खुश नहीं रहना चाहिए। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ध्वंस अचानक बोला, विनाश, मैंने सुना है कुछ दिन में कोको की शादी होने वाली है मिस्टर भास्कर के एक अच्छे दोस्त के बेटे के साथ। ये सुनते ही विनाश ने चौंक कर अपने हाथ रोक लिए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। ये देखकर ध्वंस को अच्छा लग रहा था। वह भी जाकर उसके पास बैठ गया और उसके पॉपकॉर्न को खाने लगा। विनाश अचानक अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, मुझे कुछ काम है, और तुरंत वहां से चला गया। विनाश ने हेलमेट पहना और अपनी बाइक पर बैठते ही तेजी से निकल गया। कुछ ही देर में वो कोको के घर के बाहर खड़ा था, लेकिन एक पेड़ के पीछे वो अपनी गहरी और शैतानी नजरों से कोको के घर को देख रहा था। पर 10 मिनट बाद भी उसे कोई नजर नहीं आया, तो वह वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर कोको पर पड़ी, जो दूसरी तरफ से आ रही थी। वह एक लड़के की बाइक पर पीछे बैठी थी, उसका सिर उस लड़के के कंधे पर था। ये देखते ही विनाश की आंखें लाल हो गईं। कोको बाइक से उतरकर खुश होते हुए बाइक वाले लड़के को बाय कहती है और घर के अंदर जाने लगती है। वो लड़का काफी देर तक कोको के घर को देखता रहता है और फिर बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। पेड़ के पास खड़ा विनाश ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पागलपन और जुनून था। गुस्से से भरा विनाश पेड़ पर एक जोरदार पंच मारता है। उधर कोको खुशी से दौड़ते हुए घर के अंदर आती है और अपनी सबसे अनमोल दोस्त अविका के गले लगकर कहती है, तुम पहले बताती तो मैं घर पर ही रहती। और तुम कब से मेरा इंतजार कर रही थी। कोको अविका से मिलकर बहुत खुश थी। अविका कोको का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहती है, चलो भोजन करते हैं। इतना कहकर वह कोको को छोटे से डाइनिंग टेबल की ओर ले जाती है। ये टेबल छोटा था, लेकिन कोको और उसके पिता के लिए काफी था। मिस्टर भास्कर किचन में कुछ बना रहे थे, जबकि आनवी और आर्या पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और जूस पी रही थी।
कोको उन्हें देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। अविका उसे जल्दी से आर्या और आनवी से मिलवाते हुए मुस्कुराकर कहती है, कोको, ये दोनों माताश्री हैं। कोको पहले से ही आनवी से मिल चुकी थी, लेकिन आर्या से उसकी यह पहली मुलाकात थी। उसने धीरे से कहा, हेलो आंटी। आर्या गौर से कोको को देखती है और उसकी मासूमियत पर मुस्कुराती है। मिस्टर भास्कर पराठे की प्लेट लेकर आते हैं और उसे टेबल पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कोको से कहते हैं, तुम आ गई। जाओ, हाथ धोकर जल्दी से आओ और डिनर करो। कोको अविका के साथ हाथ धोने चली जाती है और जानू भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। उनके जाते ही माहौल में शांति छा जाती है। मिस्टर भास्कर थोड़े घबराए हुए थे। वह आर्या और आनवी को देखते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, मगर कह नहीं पाते। तभी आर्या अचानक पूछती है, मिस्टर भास्कर, आपकी बेटी कितने साल की है? ये सवाल सुनकर मिस्टर भास्कर थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देते हैं, वह 18 साल की है। आनवी कंफ्यूज होकर पूछती है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? आर्या उस दिशा में देखती है जहां कोको गई थी और फिर उम्मीद से मिस्टर भास्कर की ओर देखते हुए कहती है, मिस्टर भास्कर, आपने कहा कि आपकी बेटी ही आपकी जिंदगी है। तो क्या मैं आपकी जिंदगी आपसे मांग सकती हूँ? ये सुनकर मिस्टर भास्कर शॉक रह जाते हैं। अविका भी चौंकते हुए कहती है, क्या कह रही हो तुम? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें मारना चाहती हो? आर्या उसे शांत कराते हुए कहती है, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं कि लोगों को जान से मार दूं। फिर वह मिस्टर भास्कर को चेयर की ओर इशारा करते हुए बोली, पहले आप बैठिए, फिर हम शांति से बात करते हैं। मिस्टर भास्कर गंभीर होकर बैठते हैं। आर्या समझाते हुए कहती है, मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ। इस वक्त आपके दुश्मन आपकी बेटी को निशाना बना सकते हैं। आपका परिवार भी उसके पीछे पड़ सकता है, क्योंकि आपने अपना सब कुछ बेचकर कर्ज चुका दिया है। इसलिए अगर आप कोको का हाथ मेरे बेटे विनाश के लिए मांगने दें, तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि वह हमेशा सुरक्षित रहेगी। मेरे बेटे को अगर एक बार उससे प्यार हो गया, तो वह मरते दम तक उसकी रक्षा करेगा। ये सुनते ही मिस्टर भास्कर चौंककर खड़े हो जाते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई बम फट गया हो। उधर कोको अपने रूम को अविका को दिखाते हुए खुश होकर कहती है, देखो मेरा रूम कितना सुंदर है। छोटा है, लेकिन बहुत प्यारा है। यह मेरा बेड है और वह छोटा वाला जानू का। वह खुश होकर अविका को सब कुछ दिखा रही थी। फिर दोनों हाथ धोकर नीचे आ जाती हैं और जानू भी उनके पीछे पीछे आता है। अविका और कोको जब डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, तो वहां का माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डिनर के बाद आनवी और आर्या का जाने का कोई मूड नहीं था। मिस्टर भास्कर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उन्हें अपना घर छोटा लग रहा था। उन्होंने झिझकते हुए कहा, शायद मेरा छोटा सा घर आप लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। इससे पहले कि वे और कुछ कहते, आनवी जल्दी से बोली, बहुत कंफर्टेबल है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। मैं आज यहीं रहूंगी। ये सुनकर कोको, अविका और मिस्टर भास्कर हैरान हो गए। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी आर्या आराम से सोफे पर बैठकर कहती है, मिस्टर भास्कर, आपका घर बहुत अच्छा है। क्या आप हमें एक दिन के लिए यहाँ रहने दे सकते हैं? असल में हमने अपने पति से लड़ाई कर ली है और घर छोड़ दिया है। अब हमारे पास और कोई जगह नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हम समध बन जाए, इसलिए आपको हमारी मदद करनी चाहिए। मिस्टर भास्कर को समझ नहीं आया कि वह क्या कहें, लेकिन ये जानते हुए कि आनवी और आर्या कौन थी, वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कोको और अविका को अपना कमरा दे दिया और आनवी, आर्या को कोको का रूम दे दिया और खुद छत पर सोने का फैसला किया। पर उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए कोको उन्हें रूम में ही रहने को कहती है। कोको और अविका एक बड़ा गद्दा छत पर बिछाते हैं और लेटकर आसमान में चमकते तारों को देखने लगते हैं। यह अविका के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, इसलिए वो बहुत खुश थी। जानू उनके पैरों के पास बैठा था। सोते हुए कोको अविका से पूछती है, अविका, क्या तुम भी अपने पति से नाराज हो? तुमने सही किया, कभी कभी पत्नी को भी गुस्सा होना चाहिए। लेकिन देखो, वो तुम्हें मनाने भी नहीं आया। इसका मतलब है कि उसे तुमसे प्यार नहीं होगा। तुम्हें उसे और इग्नोर करना चाहिए, तभी उसे तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। ये सुनकर अविका और भी उदास हो जाती है। वह धीरे से कहती है, तुम सत्य कह रही हो। वो मुझे मनाने नहीं आया। उठे, मेरे रुष्ट होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोको भड़काते हुए आगे बोलती है, तुम्हें ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहिए था। आखिर तुमने इतने लंबे बालों वाले इंसान से शादी क्यों की?
कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि वो लड़का है या लड़की। इतने लंबे बाल कौन रखता है, और हर दिन नए नए हेयर स्टाइल। दोनों ध्वंस का मजाक उड़ाते हुए उसकी बातें कर रही थी, जबकि उन्हें यह नहीं पता था कि ध्वंस पास में ही छिपा हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था। वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अचानक जानू को एक अजीब सी गंध महसूस होती है और वो अपनी पूंछ हिलाते हुए छत पर इधर उधर घूमने लगता है। जानू को आवाज करता देख कोको जल्दी से उसे डांटते हुए कहती है, जानू, आवाज मत करो, सो जाओ। मगर जानू रेलिंग के एक कोने पर जाकर पूंछ हिलाते हुए घूरने लगता है। उसे वहां एक परछाई नजर आती है जिसकी आंखें बेहद डरावनी थी। वो परछाई गुस्से से दांत पीसते हुए रेलिंग के बीच से अपना हाथ डालती है और जानू को पकड़कर नीचे फेंक देती है। नीचे खड़ा एक आदमी जल्दी से जानू को पकड़कर कमांडो को देता है और फिर ऑर्डर देता है, इसका मुंह बंद करो। कमांडो जानू को लेकर तेजी से वहां से भाग जाता है। वो आदमी ऊपर की ओर देखकर सीरियस होकर कहता है, डी, क्या रास्ता साफ है? रेलिंग से लटक रहा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ध्वंस था। वो विनाश को इशारा करता है और विनाश भी जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है। दोनों ही रेलिंग के गैप से अपनी अपनी वाली को देख रहे थे। ध्वंस और विनाश दोनों ही आराम से रेलिंग पर बैठकर गुस्से से उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। रात करीब 11 बजे थे। कोको और अविका गहरी नींद में थे। विनाश और ध्वंस एक दूसरे को इशारे करते हुए देखते हैं। इसी दौरान दो और परछाइयां उस रूम की खिड़की पर नजर आ रही थी जहां आनवी और आर्या सो रही थी। अगली सुबह मिस्टर भास्कर कोको और अविका को जगाने के लिए छत पर आते हैं, लेकिन वहां किसी को नहीं देखकर घबरा जाते हैं। नीचे आकर वो पूरे घर में उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वे कहीं भी नजर नहीं आती। हाल में पहुंचते ही मिस्टर भास्कर की चीख पूरे घर में गूंज उठती है, आह, बचाओ। मिस्टर भास्कर सामने देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक बार और अपनी आंखों को मसलते हुए सामने देखते हैं। अपनी घबराहट को किसी तरह छिपाते हुए उन्होंने अपने मुट्ठी को कसकर बंद किया और धीरे से पूछा, मिस्टर विध्वंस सूर्यवंशी? विध्वंस का नाम पुकारते हुए मिस्टर भास्कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी नजर विनाशक पर पड़ती है, जो विध्वंस के बगल में बैठा हुआ था। दोनों के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जिसने मिस्टर भास्कर को और भी डरा दिया। विध्वंस का एक पैर दूसरे पैर रखा हुआ था और वह आराम से सोफे पर बैठा था। उसने अपनी नीली आंखों से ऊपर से नीचे तक मिस्टर भास्कर को देखा, जो बेहद डरे हुए थे। जब मिस्टर भास्कर अपने आप को रोक नहीं पाए, तो वो जल्दी से बोले, आप यहाँ, मेरे छोटे से घर में? इतना कहने के बाद वह मन ही मन अजीब ढंग से सोचने लगे, जब मैं बहुत अमीर था तब मेरे घर कोई नहीं आता था, और अब जब मैं गरीब हो गया हूँ तो बड़े बड़े लोग मेरे इस छोटे से घर में आ रहे हैं। कल को शायद देश का राष्ट्रपति भी यहाँ आ जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। विध्वंस ने अपने होठों के बीच से सिगरेट निकाली और मुस्कुराते हुए डोमिनेटिंग अंदाज में बोला, चिंता मत कीजिए मिस्टर भास्कर, आप हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे। ये सुनकर मिस्टर भास्कर चौंकते हुए उसे देखने लगे और हकलाकर बोले, वह आपको कैसे पता? विध्वंस ने सिगरेट मसलकर बुझा दी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कौन हूं इसका अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं यहां क्यों हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर भास्कर ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए धीरे से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? माफ कीजिएगा, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपका स्वागत कर सकूं या आपको दे सकूं। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, विध्वंस ठंडे स्वर में बोला, आप अपने मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हैं? मुझे लगा था हमें देखते ही आप चाय या कॉफी पूछेंगे, मगर आप सीधे सवाल कर रहे हैं। इतना कहने के बाद उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसकी आंखों की चमक देखकर मिस्टर भास्कर 2 कदम पीछे हट गए। उनका दिमाग सुन्न हो गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हड़बड़ाकर बोले, मैं कॉफी बनाकर लाता हूं। इतना कहते ही वो तुरंत किचन की ओर भाग गए। मिस्टर भास्कर अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके घर में विध्वंस और विनाशक क्यों आए हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी कोको की भी चिंता हो रही थी। कॉफी बनाने के बाद उन्होंने कॉफी विध्वंस और विनाशक को दी और खुद भी एक कप बना लिया। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। विध्वंस ने कॉफी का मग घुमाते हुए सरकास्टिक अंदाज में पूछा, लगता है आप बहुत परेशान हैं? मिस्टर भास्कर को लगा शायद विध्वंस को कुछ पता है, इसलिए उन्होंने कुछ भी छिपाए बिना परेशान होकर कहा, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूं। वो मुझे नहीं मिल रही। ये जगह उसके लिए अनजान है, इसलिए वो कहीं भी जा नहीं सकती।
विनाशक, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, ऐसा लगता है आपको अपनी बेटी से बहुत प्यार है। मिस्टर भास्कर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल सही कहा। इतना कहते ही वो फिर से कोको के बारे में चिंता करने लगे। विनाशक और विध्वंस एक दूसरे को देखते हैं। विध्वंस अपनी जगह से खड़ा हुआ और आसपास देखते हुए बाहर निकल गया। विनाशक भी खड़ा होते हुए गंभीर स्वर में बोला, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए, लेकिन ये जगह सही नहीं है। विनाशक के चले जाने के बाद मिस्टर भास्कर को समझ आया कि वह उनसे बात करना चाहता है। उन्हें अपनी जिंदगी में इस परेशानी को संभालने में दिक्कत हो रही थी। वो जाना तो नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने अपना कॉफी का कप टेबल पर रखा और विनाशक के पीछे पीछे चल दिए। विध्वंस अपने पॉकेट में हाथ डालकर आगे आगे चल रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी क्योंकि यह सुबह का समय था। आसपास की हरियाली सुकून देने वाली थी। विध्वंस के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें समुद्र की गहराई सी लग रही थीं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके पीछे विनाशक और मिस्टर भास्कर साथ चल रहे थे। अचानक विनाशक ने मिस्टर भास्कर से कुछ कहा, जिससे उनके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। 2 घंटे तक वे लोग बाहर रहे और फिर मिस्टर भास्कर के घर वापस जाने लगे। दूसरी ओर ध्वंस और विनाश अविका और कोको को एक अनजानी जगह पर ले गए थे, जहां वे पहले कभी नहीं गई थी। वह जगह एक शांत, ब्यूटीफुल जगह थी, जहां आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और कुछ ही दूरी पर एक झरना बह रहा था। ध्वंस और अविका एक पत्थर पर बैठे हुए थे। अविका अपनी पीठ झरने की ओर किए बैठी थी और ध्वंस उसके पास ही था। उसके हाथ में एक सफेद गुलाब था जिसे वो अपनी नीली आंखों से देख रही थी। ध्वंस अविका के बेहद करीब गया और उसके कान में धीरे से बोला, स्वामिनी, क्या कर रही हो? अविका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में थी। ध्वंस ने ये देखकर अपने माथे को मसलते हुए उसे पीछे से गले लगा लिया, लेकिन अविका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ध्वंस ने गहरी सांस लेते हुए उसके गले पर किस करते हुए कहा, तुम किस कारण गुस्से में हो? अविका और भी गुस्से में आ गई और ध्वंस को दूर करने की कोशिश की, लेकिन ध्वंस दूर नहीं हुआ। ध्वंस ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए अविका के गले पर अपना सिर रखकर ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, स्वामिनी। अविका अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही थी, जिससे ध्वंस इरिटेट हो रहा था। वो करीब आधे घंटे तक उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अविका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार अविका पत्थर से उठकर धीरे धीरे लकड़ी से बने खूबसूरत घर की ओर बढ़ने लगी। ये जगह सूर्यवंशी महल से लगभग 1 घंटे की दूरी पर थी और स्वर्ग के समान सुंदर थी। चारों ओर तितलियां उड़ रही थीं। एक तितली आकर अविका के कंधे पर बैठ गई, जिससे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ध्वंस पर पड़ी, उसका चेहरा फिर से गुस्से से भर गया। ध्वंस ने अपने लंबे बालों में हाथ फेरा और दांत पीसते हुए सोचा, मैंने आज तक किसी को मनाया नहीं है। वो गुस्से में अपनी मुठियां कस लेता है। उधर अविका को भूख लग रही थी, इसलिए वो किचन में चली गई। चारों ओर नजर दौड़ाने पर उसे केवल कद्दू और आलू नजर आए। ये देखकर उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने अपने होठों को दबाते हुए मन में सोचा, स्वामी हमारी परवाह नहीं करते, तो हमें भी उन्हें थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। ये सोचकर वह जल्दी से कद्दू और आलू उठाने लगी। ध्वंस किचन के दरवाजे के पास हाथ बांधकर खड़ा था और लगातार अविका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अविका सब्जियां काटने में व्यस्त थी और गलती से उसके माथे पर थोड़ा आटा लग गया। ध्वंस उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने अविका की कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिए और उसकी गर्दन पर धीरे से फूंक मारते हुए मैग्नेटिक आवाज में बोला, स्वामिनी, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना रही हो? तुम्हें पता है न, मुझे ये कितना पसंद है। अविका के हाथ रुक गए। उसके बालों की लंटें उसके गालों को छू रही थीं। बिना ध्वंस की ओर देखे उसने डेविलिश स्माइल के साथ कहा, ये कोको को पसंद है, इसलिए मैं यह उसके लिए बना रही हूं। ये सिर्फ हम दोनों के लिए है, आपके लिए नहीं। ध्वंस एकदम से हैरान हो गया। अविका, जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती थी और कहती थी कि वह उसका स्वामी है और उसके लिए कुछ भी करेगी, वो अब किसी और के लिए खाना बना रही थी। ये सोचते ही ध्वंस को गुस्सा आ गया, जबकि अविका अपने काम में खुश थी। ध्वंस की आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। वो कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।